बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद धरने के हवाले से एक हुकूमत का बयानिया है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हुकूमत कहती है कि हर बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जब भी बात की जाती है, PTI KPK से अपने मुसल्लह अफराद को लेकर आती है और इस्लामाबाद पर चढ़ाई शुरू कर देती है। इसलिए पूरे मुल्क के अंदर हिफाजती इकदाम किए गए, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई। इस्लामाबाद में जो है रुकावटें खड़ी करके उन जुलूसों को रोकने की कोशिश की गई जो मुसल्लह भी थे और इस्लामाबाद में आकर धरना देना चाहते थे। अदालती फैसले के बावजूद कि इस्लामाबाद डी चौक में धरना नहीं दिया जा सकता, PTI ने खिलाफ वर्जी की और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। PTI कहती है कि हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में हमारे 12 कारकुन जाँ बहक हुए। साथ ही साथ जख्मियों की तादाद की फहरिस्त भी आज जारी कर दी। फिर यह भी कहा जा रहा है कि हमारे कारकुनान लापता हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो लोग भी गोलियों का निशाना बने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की गोलियों का निशाना बने, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आई कि अली मीन गंडापुर के जो गार्ड्स थे उन्होंने भी फायरिंग की। अब किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, किसका सही है या कौन गलत बात कर रहा है, लेकिन यह बात अपनी जगह पर हकीकत है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है, उससे ये तासर यही उभरता है कि एक सियासी जमात इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहती है। इससे पहले भी 2014 के धरने से लेके आज की सियासत तक तहरीक इंसाफ का बयानिया हमेशा इसी जारियत की तरफ ही रहा है। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो सड़कों पर आकर एहतजाज करके मुल्क के अंदर निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके अपनी बातें मनवा सकती है, लेकिन हर बार तहरीक इंसाफ को इस मामले में नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है तो साथ ही साथ सिविल नाफरमानी की बात भी की जा रही है। क्या मुज़ाकरात हो सकेंगे या सिविल नाफरमानी की तहरीक ही चलेगी और इस तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, जबकि मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। खुर्रम रोखड़ी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं बारहा हमने सुना पिछले कई रोज़ से सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश कर रही हैं, इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, 9 मई के हवाले से लचक का मुजाहरा जो है वो हो सकता है, इमरान खान साहब के साथ डायलॉग हो रहा है, उनको निकाला जा सकता है और रिहाई के बाद वो खामोश रहेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं। दूसरी तरफ आइनी अदालत से ये इजाज़त मिल जाना कि उन लोगों को सज़ाएँ सुनाई जा सकती हैं जिनके मुकदमात ये जो फ़ौजी तहवील में हैं। क्या PTI के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं या जो PTI के बाज़ लोग कहते हैं कि जी नहीं, कोई ना कोई डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रही है, खान साहब को रियायत मिलने वाली है, खान साहब बाहर आ सकते हैं, फिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के ऐलानात, ये दोनों इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? मुज़ाकरात की बात है, ये तो आजकल आपको ताज़ा नज़र आ रही है, उस पर सारी इनकी हरकतें भी नज़र आ रही हैं। यहाँ तक रह गई बात कि कोई ये सोचे या कोई ये समझे कि 9 मई को या इन केसेस को भुला दिया जाएगा या कोई रिलीफ मिल जाएगा या कोई इस तरह की चीज़ सामने आएगी जिसकी बुनियाद पर कोई आसानी पैदा कर दी जाएगी, तो ये सारी खाम ख्यालियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं होने वाली। जो 9 मई है, 9 मई से 24 नवंबर तक का जो फासला है, दोनों दिनों की जो सानिया हैं, दोनों दिनों के ऊपर जो इनकी हरकतें हैं, जो दोनों दिनों का यौम इंतशार और यौम आप जो मर्जी नाम ले दें, और फिर तमाम इन 2 वाक़यों को करने के बाद फिर जो इनका रवैया है और जिस चीज़ पर ये मुसिर हैं, और कभी आप अभी लेटेस्ट आप सुनेंगे कि आपको एक अल्फाज सुनाई देंगे कि जी हम इसको यौम शोहदा और इसको डी चौक को शोहदा का हम फलाना डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये डिक्लेयर हो चुका है। ये सेल्फ क्लेम्ड डिक्लेरेशंस, ये सेल्फ क्लेम्ड एजम्पशंस, ये खुद साख्ता गुमान, ये जो लोगों के अंदर एक अलहदा इंतशार का बयानिया, ओवरसीज हैंडलर्स की कुछ बातें, यहाँ की कुछ, तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ धोखा है। ना 9 मई बुलाया जाएगा, ना इनको कोई रास्ता मिलेगा, ना 24 नवंबर को बुलाया जाएगा, और ना कोई रिलीफ मिलेगा। कानून के तहत जो जुर्म हुए हैं उन जुराइम का
बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक सजाएं भी मिलेंगी और रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम किया जाएगा और कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा कि जो इस रियासत की नजरियाती सरहदें भी और इसकी दिफाई सरहदों पर भी जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और लगातार ये करते आ रहे हैं, इट हैज टू कम टू एन एंड। और ये चीज इनके जहन से, ये तमाम जिनके जहन में है, ये निकाल दें कि किसी किस्म का कोई रिलीफ या कोई बातचीत या कुछ इस तरह की चीज होगी कि जी कुछ सेटल हो जाएंगी तो फलाना हो जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। इस दफा हमेशा होना चाहिए था और अब तो लाजिम है कि हुकूमत अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करेगी और ये आप देखेंगे अनकरीब कुछ दिनों में आपको ये रिजल्ट्स बड़े अच्छे तरीके से नजर आएंगे। जी इफ्तिखार वली साहब, फहरिस्त की बात हम अक्सर कहते थे कि पीटीआई के पास लिस्ट नहीं है जो लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने जहाँ भाग होने वाले अफराद की लिस्ट भी दे दी, जख्मियों की भी दे दी, लापता का भी बता दिया कितने लोग लापता हैं। ये कमीशन की बात कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात एक ज़माने में आपकी लीडरशिप किया करती थी। आज पीटीआई अगर मुज़ाकरात की बात कर रही है तो हुकूमत मुज़ाकरात में कुछ संजीदा दिखाई देती नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये माफ़ी तो मांगे ना, 9 मई की माफ़ी मांगे। जो चीज़ें इन पर साबित हो चुकी है उस पर माफ़ी मांगे। ये जो रियासत पे ये इल्जाम लगाए आ रहे हैं 26 नवंबर का कि इनको रियासत ने गोली मारी है, हालांकि इनके पास एविडेंस कोई नहीं है और ये साबित नहीं कर सकते। इल्जाम सिर्फ लगाते हैं। इल्जाम लगाने में इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई मैच नहीं है पूरी दुनिया में। ये रियासत पे इल्जाम लगा देंगे कि गोली सरकार ने चलाई, गोली हुकूमत ने चलाई, गोली एस्टैब्लिशमेंट नो। पेशावर से लेकर डी चौक तक एक एक मिनट की वीडियो इनके पास है। अगर नहीं है तो उस वक्त की वीडियो नहीं है कि गोली कौन चला रहा है, गोली किसको लग रही है, ये एविडेंस इनके पास नहीं है। अब जो लिस्ट ये दे रहे हुए हैं, जो फहरिस्त उन्होंने दी है, जख्मी भी हुए हैं, जहां भी हुए हैं, अगरचे इस तादाद को बहुत एग्जैजरेट किया गया। जी वही बता रहा हूं मैं। इनके आने से पहले 26 नवंबर से 3 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था और मैंने पूरी मीडिया को, पूरी कौम को मैंने खबर कर दिया था कि इनकी जुलूस में, इनकी रैली में कलअदम तंजीमें शामिल हैं, इनके पास तरबियत याफ्ता टेररिस्ट हैं, इनके पास 1500 करीबन पुलिस वो अहलकार हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में आएंगे और ये जत्था जो महारत रखता है फसाद और शर इंतशार फैलाने का, इनको ये लोग आगे रखेंगे। जिस तरह वो बुशरा बीबी हर वक्त कहती थी ना कि आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो, उनको आगे करो, ये वो जत्था था। इनका प्रोग्राम ही यही था कि किसी तरीके पे इनके गोली चले। पुलिस ने जो किया है मैं बताता हूँ। आई वॉज वेरी मच देयर। मोहसिन नकवी था, तारड़ था, मैं खुद था। मैंने देखा है कि रियासत को कोई पुलिस को ऐसे अहकामात नहीं दिए गए कि आपने गोली चलानी। उनके पास थी ही नहीं। उनके पास तो सबसे पहले डंडा भी नहीं था, उनके पास वो अपनी शील्ड्स थी, टीयर गन्स थे। डंडे से फिर उनको थोड़ा सा पीछे किया, पुश बैक किया। गोली इन्होंने उस वक्त चलाई जब इनके पास अपनी जो बुशरा बीबी है उसको खून चाहिए था, वो प्यासी थी और खून लिए बगैर उन्होंने जाना नहीं था। वरना इनको पता है कि ये आए, एहतजाज किया, वापस गए, इसका कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इनको खून चाहिए था। जिस तरह फिर इमरान रियाज ने एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इस्लामाबाद के डी चौक और शाहराह दस्तूर को खून आलूद शो किया, ये नहीं चाहते थे। अब जो ये लिस्ट दे रहे हैं, मैं आज आपके शो में ये गारंटी के साथ कहता हूं, ये इनकी लिस्ट उसी तरह साबित होगी जिस तरह इमरान खान के 35 पंक्चर साबित हुए थे। यानी आप समझते हैं ये लिस्ट भी झूठी है, माजी में इल्जाम लगाते थे, झूठी है, ये साबित नहीं कर पाएंगे। ये जो जख्मी उन्होंने दिए तादाद, ये जख्मी भी दुरुस्त नहीं है सर। मैं बताता हूं ना, फायरिंग हुई है, इनके अपने लोगों ने की है, अली अमीन के गार्ड्स ने की है। जब वो भागने लगे, बुशरा बीबी, उमर अयूब, ये सब जब गाड़ियों में बैठे तो इनके कारकुनों ने इनका रास्ता रोका, इन पे बोतलें फेंकी, इनको अपनी दिफा में फायरिंग करनी पड़ी। और इनको मैंने आपको बताया कि इनको खून चाहिए था, खून इनको मिल गया, काम इन्होंने अपना कर दिया और ये लोग वहां से दुम दबा कर भागे हैं। इसमें फिर कमीशन बनाने में क्या हर्ज है?
अगर आपको वाकई लगता है कि गोली अली अमीन गंडापुर के जो गार्ड्स ने चलाई, एक कमीशन बना के तहकीकात कर लेनी चाहिए। सर ये मलिक साहब, ये मुल्क है, ये कोई नन्हे की दुकान तो नहीं है ना कि ये हर बार शरारत करें और उसके लिए कभी आप जुडिशल कमीशन बनाओ, कभी JIT बनाओ। ये शरारतें करेंगे और आप JIT इनको सीधा भी करना पड़ेगा। इनको जब तक आप अकल नहीं सिखाएंगे, इन्होंने तो अभी तक ये नहीं सीखा कि सियासी जमात होती क्या है, एक सियासी लीडर वो बिहेव किस तरह होता है, उसका अखलाक क्या होता है, उसका किरदार क्या होता है, वो लोगों के लिए किस तरह रोल मॉडल होता है। और आप मुझे ये बताइए, मैं आपके शो के तवज्जुद से पूरी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, PTI का कौन सा मार्च है जिसमें बंदे नहीं मरे हैं? बताइए, कोई एक बताइए। इमरान खान तकरीरें करता था, इसके कंटेनर से लोग गिरते थे, उनकी जानें निकलती थी, उसको परवाह ही नहीं होती थी। ये लाहौर में कितने लोग मरे हैं। आपको अगर मैं एक और बात मजे की बताऊं कि पेशावर से जितने ये लोग लाए थे, उसमें मोस्टली लोग आइस का नशा करते हैं, जो 72 घंटे और 100 घंटे वो जी ऐसे लड़कों को, लोफर उचक्कों लोगों को, बदकमाश लोगों को ये लोग आइस का नशा देकर ये लोग आगे रखते हैं। ये तो इतनी गंदी, इतनी गलीज सियासत करते हैं मलिक साहब के। ये बड़े बेरहम और बड़े जालिम लोग हैं। इनको ये हुकूमत के लिए, सियासत के लिए ये बड़ा सलील इल्जाम है इख्तियार वली साहब, नशा करना। यानी कुछ लोग या तो गिरफ्तार किए जाते, उनका टेस्ट करवाया जाता, फिर हुकूमत कहती कि हाँ जी ये लोग नशा करते थे। सर हम इनको रास्ता अगर थोड़ा सा भी रोकें, थोड़ा सा रास्ता अगर बंद करेंगे, आपने यहां से आगे नहीं जाना, सारी मीडिया पीछे पड़ जाती है। ये खुद जो है वो ज़ोंबीज की तरह निकल आते हैं और सोशल मीडिया पे हाजिर हो जाते हैं कि जी ये जुल्म, वो रियासत, इंसानी हकूक, फला दिमका। ये 2 बंदों को आप पकड़ के जेल में हवालात में डाल दो, ये लोग आसमान सर पे उठा देते हैं। भाई अगर इतना इनकलाब लाने के लिए निकले हो तो फिर थोड़ा बर्दाश्त भी करो। ठीक है इख्तियार वली साहब, चूंकि मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसल चोई साहब के सामने ये चीज़ें रखेंगे कि अगर मुज़ाकरात वो करना चाहते हैं तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक साथ साथ ये कैसे चलेगी। और फिर ख़ास तौर पे आइनी अदालत से जो मुलजमान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 85 के करीब कारकुनान हैं, उनके अब फौजी अदालतों से अगर फैसले आते हैं तो क्या ये तलवार इमरान खान साहब के लिए भी लटक रही है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। फैसल चोई साहब ये बताइएगा कि आज आईनी अदालत का जो फैसला आया कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप के लिए, क्योंकि कुछ रोज़ से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब का मामला भी फ़ौजी अदालत की तरफ जा सकता है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो फहरिस्त आपने जारी की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जाँ बहक होने वाले अफराद की, ज़ख्मी होने वाले के अफराद की, उसमें से बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ ज़ख्मी नहीं हुए। देखिए, पहली बात जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट का आपका सवाल है वो तो उस तक रिलेटेड है जो 85 लोग हैं जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है, जिसकी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दी है। तो उन पे जो फैसले हैं वो सुनाने की आज इजाज़त दी है। मेरी तो ज़ाती तौर पे बतौर एडवोकेट ये ख्वाहिश थी कि ये जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स में, ये इस तरह से डिटेल फैसला आता है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जायज़ है या नहीं होना चाहिए। तो उस पॉइंट के ऊपर ये होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड जूरिस्प्रूडेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में ये है कि सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है उसको काफ़ी डिस्करेज किया जाता है और बहुत ही कुछ सीरियस एंड ग्रेव किस्म के जो हैं मामलात उनके ऊपर जो है वो किया जाता है, वरना जो है वो इन मामलात से जो है वो अवॉइड किया जाता है। और सेकेंडली जहाँ तक बात यह है कि इमरान खान साहब का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होना है या नहीं होना है, तो उसमें जो है वो ये एक फार फेच थियरी है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगा है जो है वो इस तरह का है कि उसमें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि उनके ऊपर जो तमाम इस वक्त FIRs हैं या पेंडिंग केसेस हैं वो ये है कि वो उन्होंने अबैटमेंट की है, यानी उकसाया है। तो जो ये अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब 9 तारीख को गिरफ्तारी हुई, क्या ये गिरफ्तारी उनके इल्म में थी तो साजिश कैसे हो सकती है? और साजिश के जो सबूत जो एक अदा चलान आया है उसमें ये है कि एक पुलिस वाला भेस बदल के ज़मान पार्क में कोर कमेटी की मीटिंग में वो टेबल के नीचे घुस गया और उसने सारी बातें सुन ली। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि चक्री में एक बंदा भेस बदल के
मीटिंग में खड़ा होके, तो मतलब ये काफी मज़ाक है, एविडेंसेस हैं। तो इनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में अगर ट्रायल चलेगा तो उसकी सुबकी भी होगी, उसकी काफी ज्यादा जो है वो लेदे भी होगी। फिर इंटरनेशनल जो है लॉज हैं अपना, और उसमें नेशनल लॉज हैं, वो जो है वो सारी चीजें भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। एंड देन ये उसी मलिक साहब, ये कोई वो पुराना टाइम भी नहीं है यहाँ पे लिमिटेड मीडिया एक्सपोजर होता था। ये जो लोगों को अब ग्लोबल विलेज है, बहुत एक्सेस होती है न्यूज तक, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल ओपिनियन और डिफरेंस रखने के ऊपर अगर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, और वो भी एक ऐसी चीज के ऊपर जो कि बड़ा पोलिटिसाइज मैटर है। 9 मई में आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा, उनको शामिल होते हुए, इन्वॉल्व होते हुए भी जो है वो नहीं पूछा गया। और बहुत सारे फैसल चौधरी साहब, अगर साबिक DGI को सज़ा होती है, उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो उस हवाले से कुछ एविडेंस रिलेट हो सकता है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो भी जो है उनके गले पड़ सकता है। फिर रेंजर्स के जो 3 एहलकार जहाँ बाक हुए, वो FIR भी क्या इमरान खान साहब के लिए किसी खतरे का बायस नहीं है? देखिए, लीगली स्पीकिंग एंड फैक्चुअली स्पीकिंग, एक तो DGI क्या 9 मई को DGI थे, तो ये सवाल बहुत वाइटल होगा। अगर वो वहाँ पे किसी फौजी ओहदे पे भी नहीं थे तो देन ऑब्वियसली ये सवाल बड़ा वाइटल होगा कि वो कैसे मदद कर सकते थे, या उन्होंने क्या मदद की, क्या एलिगेशंस हैं, वो एविडेंसेस क्या हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तो रिटायर हो चुके थे, और उनको 9 मई के वाक़यात से जोड़ना जो है इसलिए अमकाना बात होगी कि वो उसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिगेशंस हैं वो तो सिर्फ अबैटमेंट या साजिश या उकसाने की हद तक है। तो अब उसको कितना, और दूसरी बात यह है कि जो ISPR का रिलीज है उसमें अभी वो इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो इन्वेस्टिगेट हुई नहीं। और जहां तक उनको जो कि बिल्कुल खालिसन फौज का इंटरनल साहब का मैटर है, वो है आपका हाउसिंग कॉलोनी का जो स्कैम है, वो इंटरनल मैटर है आर्मी का, कैसे उसको डील किया जाता है, कैसे अपना उसको डील करना है, वो तो उसका तो हमसे कोई लेना देना है नहीं। ये बात अपना 9 मई में जैसे मैं अर्ज कर रहा था, इसलिए पोलिटिसाइज्ड इशू है। देखिए, उसमें बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको इनिशियली एक्यूज किया गया था, उनको जिसमें IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों की कॉल्स के रिकॉर्ड दिए गए, फिर उस गाड़ी में जो लोग मौजूद थे, एक को सजा दी क्योंकि उन्होंने PTI नहीं छोड़ी, दूसरी खातून को छोड़ दिया गया बिकॉज उन्होंने PTI छोड़ दी थी। इसी तरह से पिंडी में है, फैसलाबाद में है, लाहौर के बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको इनिशियली इन्वॉल्व किया, लेकिन फिर ये पोलिटिसाइज हो जाता है ना। अगर आप एक इवेंट में पिक एंड चूज करेंगे, उसमें मतलब एक शख्स को सजा देंगे और एक शख्स को सजा नहीं देंगे, तो देन ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो मलिक साहब उठेंगे। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ फैसल चौधरी साहब। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की जा रही है, अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, इमरान खान साहब का ट्वीट है, तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, कल 14 दिसंबर होगी। यानी इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ तो फिर हेड ऑन की तरफ जा रही है। पहले ये सिविल नाफरमानी, 2 चीज़ें मैं जो वकील साहब भी कह रहे थे, एक तो रेंजर्स की जो शहादतें और जो पुलिस की शहादतें हैं वो आमदन की गई हैं और उसके एविडेंस मौजूद हैं, और वो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ की गई, इंसाइट किया गया इसी गिरोह की तरफ से जो मॉब आ रहा था फ्रॉम पेशावर, और ख़ास तौर पर वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो उस खातून के साथ थे जो किसी दौर में साबिका खातून अव्वल भी रह चुकी है। तो रेंजर्स की शहादतों का FIR और उस पुलिस कांस्टेबल की शहादत की FIR को अगर लाइट को समझ रहा है और समझ रहा है कि ये वैसे चीज़ है, तो इनको वरी करना चाहिए, इन्हें परेशान होना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन अ थिक सूप। वो बहुत छोटी चीज़ नहीं है, वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और कराया गया, इन्होंने ये खुद किया कि ये पहले इस तरीके से रेंजर्स के एहलकारों को ये शहीद करेंगे और उसके बदले में जब ये अगली कार्रवाई करेंगे तो फिर शायद आगे से जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो आगे से फायर करेंगे और ये होगा और इनको लाशें चाहिए। तो एक चीज़ तो ये में रखिए कि ये कुछ छोटा केस नहीं है रेंजर्स की शहादत का। और उसके बाद अगली चीज़ पे आता हूँ। वकील साहब ने कहा कि जी एडमिशन, हम ये कहते हैं कि इमरान खान की
पहली गिरफ्तारी के बाद उसकी अपनी एडमिशन मौजूद है, जिसमें वो फरमाते हैं कि अगर मेरे साथ दोबारा ये हुआ तो यही होगा। He admits these things। प्लस एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर जीएचक्यू की तरफ किसी ने पूछा कि जीएचक्यू की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, उन्होंने कहा और कहां जाएंगे, जीएचक्यू पे ही जाएंगे ना। तो ये कहना कि इंसाइट करना मामूली चीज है, तो इन सारी चीजों को हम एक तरफ रख लेते हैं और इस ट्विटर के ऊपर इनके जो हैंडलर्स हैं उनकी पिछले 25 दिन की 24 नवंबर से पहले से लेके आज तक की अगर हम ट्वीट्स पढ़ें तो डेफिनेटली वो वकील साहब की तरफ से ट्वीट नहीं है, वो ट्वीट्स हैं बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें वो कह रहा है कि तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते हो जब तक तुम अपनी गर्दनें कटा के और जब तक तुम मौत को गले नहीं लगाओगे तो तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो रहे हो। वो इंसाइट कर रहा है इसका ट्विटर हैंडल नौजवान बच्चों को कि वो हमला करें, मरें और मारें। अगली चीज, जब ये चलती है खातून फ्रॉम पेशावर, एक इंटेंशन के साथ, मैं इख्तियार वली खान के साथ ये भी नोट में लाऊंगा, एक इंटेंशन के साथ आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को शायद ये समझ रहे हैं कि ये मजाक है कि जो FGCM के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और हुकूमत के अंदर सियासी निज़ाम में मदाखलत को दे आर थिंकिंग कि ये कुछ चीज़ें हवा में हुई हैं, बादलों में हुई हैं, नहीं, ये इसी जहान में हुई हैं, इसी मुल्क के पाकिस्तान में हुई हैं। वो खातून वहां से चलती है, इंटेंशनली सऊदिया के खिलाफ एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके के खिलाफ साथ एक घिनौना किस्म का अपना वो बयानिया रखती है। और उसके बाद आपको मालूम है कि सऊदिया में सबसे ज्यादा जो लेबर है या जो लोग हैं वो KP के लोग हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ये बाद में आता है। सबसे ज्यादा रोजगार सऊदिया के साथ KP के लोगों का मुंसलिक है, लेकिन इन जालिमों ने उन लोगों को भी खराब करने के लिए और इन्होंने पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ सऊदिया के ऊपर करते हुए देन शी केम डाउन और अटैक करने के लिए। ठीक है, क्या ये चीजें जो समझ रहे हैं कि ये जो कुछ करते रहे ये मजाक है? इख्तियार वली साहब, PTI दावेदार है कि वो पॉपुलर तरीन जमात है। एक पॉपुलर जमात के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना आसान होता है, क्या PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चला पाएगी? मलिक साहब, पॉपुलर होने में, मशहूर होने में और बदनाम होने में फर्क है। अब कोई इसको थोड़ा समझता है, कोई इसको ज्यादा समझता है। और पॉपुलैरिटी क्या है, पॉपुलैरिटी की जो चीजें हमें याद हैं वो तो शायद उसके साथ PTI वाले इत्तेफाक ना करें। हमें तो उनके कैलिफोर्निया की अदालत के फैसले भी याद है, हमें तो उनके ये भी याद है कि इस बात से यू टर्न ले लो, उस बात से यू टर्न ले लो, ये बंदा बहादुर होता है। इसके अलावा और कंट्रीब्यूशन है ही क्या? जुए को 1992 में क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराने वाला बंदा जो है वो इसी वजह से मशहूर हुआ। और प्ले बॉय के नाम से जिसकी शोहरत हो तो ये उसकी मशहूरी है। अगर आप आते हैं उसकी पॉलिटिकल मामलात पे, तो पॉलिटिकल मामलात में उनकी मशहूरी इस वक्त ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, जिसको ये लोग अपना किला समझते हैं, वहां पर 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, एक सूबाई और एक कौमी, दोनों इनकी सीटें थी और ये दोनों हार गए। वो कहते हैं आने वाले इख्तियार वली साहब नहीं, तो अगर छीने गए थे तो फिर इनको दिए कैसे थे? इन्हीं की सीटें थी और वो इन्होंने कोई इस पर केस भी नहीं किया, ये कोर्ट में भी नहीं गए और ये अपनी शिकस्त भी एक ANP ने जीती है, दूसरा आजाद बंदा जीत गया। ये कहे ना कि ये इनके साथ कोई धांधली हुई है, ये तो अजीब किस्म की मुनाफिकत है कि पंजाब में फार्म 47 की हुकूमत है, बलूचिस्तान में 47 की हुकूमत है, सिंध में फार्म 47 की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, ये फार्म 45 की है। मैं कहता हूं इधर खोलो जरा हाल के, लग पता जाएगा। ये सर, ये झूठे लोग हैं, झूठा बयानियां गढ़ना ये इनका पेशा बन चुका है। इससे ये खाते हैं, ये इनका नाम नफका है, इधर से इनकी रोजी रोटी लगी हुई है, यही इनका बिजनेस है, यही इनका काम है। सियासत कुछ और चीज है, निज़ामे हुकूमत पे रियासत चलाना, जमहूरियत और लोगों की खिदमत करना कुछ और चीज है। आप मेरे ये छोटे भाई हैं फैसल चौधरी साहब, इनसे पूछें कि पाकिस्तान में 4.25 साल हुकूमत रही है आपकी, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से आपकी हुकूमत है, कोई काम ऐसा बता सकते हैं कि जिसको सराहा जा सकता है? यू आर जस्ट कैरिंग द नैरेटिव पॉलिटिक्स। और आप ये साइफर निकाला, ये आपने एंटी अमेरिकन स्लोगन लगा दिया, ये आपने इस्लामिक टच दे दिया और हालत इनकी ये है कि इनको बोले तो ये खातमुन नबीयीन बोल नहीं सकते और कहते हैं जी हम मदीने की रियासत बनाने लगे। ऐसे नहीं होते जी, ये
थोड़ा सा इनका भयानक चेहरा जो है ये कौम को दिखाना होगा। और ये क्या समझते हैं कि क्या ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि लोगों को समझ नहीं आती कि 9 मई में आप नहीं इन्वॉल्व थे, ये आपने नहीं किया, ये 26 नवंबर को अपने बंदे आपने नहीं मरवाए, आपको खून ही चाहिए था, और अब सिविल नाफरमानी की बात करते हैं। तो अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो रूठे बच्चे की तरह ना करें, आप राजी हो, माफी मांगे, ये सिविल नाफरमानी की जैसी ये बकवास वगैरह जो है ये बंद करें, आए बैठे तो आपके साथ बात भी करेंगे। ठीक, मैं लेकिन अगर वापस आंखें अगर मैं एक जुमला बोलता हूं, अगर आंखें निकाल कर और मसल दिखाकर आप मुज़ाकरात की बात करेंगे तो मुज़ाकरात आपके साथ कौन करता है? फैसल चौधरी साहब, अगर मुज़ाकरात करने हैं पीटीआई ने तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलानात करने की ज़रूरत क्या है? दूसरा, सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। पीटीआई माजी में इस किस्म के फैसले कर चुकी, पीटीआई सियासी फैसले क्यों नहीं करती? पहले तो मैं अपने दोनों दोस्तों की जो घबराहट है या उनकी अंगेख्त है, उनकी आवाज़ों से अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगता है इख्तियार वली खान तो दलील वाला आदमी है कि वो तो दलील क्या ख़त्म हो गई, क्या सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ी है। तो जब ये दलील का खात्मा हो जाता है तो लफ्ज़ सख्त हो जाते हैं, लहजे सख्त हो जाते हैं। तो बात यह है कि पहली बात जो मेजर साहब ने की है, तो जी साहब ये जो आपके इल्ज़ामात हैं ये मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। यानी रेंजर्स एहलकारों की शहादत को आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, तो मैं तो बतौर पाकिस्तानी इस पे मोतरज़ होऊंगा, क्योंकि वो शहीद मेरे भी हैं और वो अपनी ड्यूटी में एक कार एक्सीडेंट में शहीद हुए जिसकी वीडियो फुटेजेस आ गई हैं, बंदा आइडेंटिफाई हो गया है, ड्राइव जो कर रहा था। और जो ड्राइविंग के इंसिडेंट होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसलिए इस पे जो है मैं समझता हूँ कि शौदा जो है वो कौम के होते हैं। फैसल भाई, अगर आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ा, एक हमारे पास जो है पीटीआई जो फहरिस्त दी है उसमें एक शख्स है खालिद मज़ारी कि जी वो लापता हैं। खालिद मज़ारी इस वक्त हमारे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ उनका भी मौक़िफ़ सामने जाए। खालिद मज़ारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खालिद मज़ारी साहब, ये बताइएगा कि लिस्ट में आपका नाम है पीटीआई की लिस्ट में कि आप लापता हैं, आप डी चौक में आए थे लेकिन आपको गायब कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठ है, सब टोटली ये बकवास है। उन्होंने मेरा नाम डाल दिया है मिसिंग पर्सन लिस्ट में, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ और मुझे बहुत सी कॉलें आ रही है, मुझे बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत अपने घर इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है। इन्होंने खामखा मेरा नाम डाल दिया कि ये मिसिंग पर्सन है सिर्फ अपने बंदे पूरे करने के लिए, ताकि इनको एक बयानिया मिल जाए पाक फौज को बदनाम करने के लिए, इदारों को या मुल्क को बदनाम करने के लिए। खालिद मज़ारी साहब, आप डी चौक में गए थे या नहीं गए थे? मैंने आज तक सर डी चौक देखा भी नहीं है, हकीकत में वल्लाह मैंने आज तक डी चौक देखा भी नहीं है। पीटीआई के साथ आप हैं? नहीं सर, बिल्कुल कतई तौर पर मैं पीटीआई के साथ नहीं हूँ। खानदानी बचपन मेरा छोड़ा, मैं खानदानी तौर पर पीटीआई के साथ नहीं हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। आप मेरे एक्स जो मेरा अकाउंट है एक्सपेस जो साहब का ट्विटर है, आप उस पर मेरा अकाउंट देख सकते हैं, वहाँ पे खालिद खान मज़ारी के नाम से मेरा अकाउंट मौजूद है। आप वहाँ जाके मेरी ट्वीट देखें, क्या क्या कुछ मौजूद है, सब कुछ। मैं तो सर पैदाशी तौर पर ही पीटीआई के खिलाफ हूँ। तो फिर आपका नाम क्यों दिया उन्होंने पीटीआई ने? सर सिर्फ अपने बंदे पूरे करने के लिए, ताकि इनको बयानिया मिल जाए कि हमारे बंदे वाकई मिसिंग हैं। महारंग बलोच के साथ दूसरे बंदों के साथ मिलकर इन्होंने जैसे वो ड्रामा रचाती है, इसी तरह पीटीआई ने ड्रामा रचाया कि हमारे बंदे मिसिंग पर्सन है। जब इनको बंदे नहीं मिले तो इन्होंने कबायली इलाकों से लोग उठाकर, ताकि जिन लोगों को तक ये मालूमात ना पहुंचे, ऐसे जैसे मेरा नाम इन्होंने डाल दिया खामखा में, सिर्फ अपने बंदे पूरे करने के लिए इन्होंने नाम डाल दिए। बाकी सब कुछ बकवास है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत मौजूद हूँ, कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो बाकी लोग इसमें 139 हैं, 139 में से 100 बंदे ऐसे हैं जिनको मैं करीबी तौर पर जानता हूँ, वो भी बिल्कुल सही सलामत अपने घर पर मौजूद है। मैं अगर अपने नाज़रीन के जानना चाहूँ, खालिद मज़ारी साहब, आपके वाले साहब का नाम जो लिस्ट मेरे सामने आ रही है उसमें मजीद मोहम्मद मज़ारी लिखा हुआ है, कहीं नाम तो नहीं है आगे पीछे हो गया आपका कोई? नहीं, मेरे पास सर वो प्रूफ मौजूद है व्हाट्सएप के, जहाँ ये मेरा नाम डाल रहे हैं, मेरी तस्वीर उन्होंने डाल दी है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ मौजूद है। अगर कोई मुझे लाइव बनाना चाहे, मैं अपना ID कार्ड भी इनको दिखा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद मज़ारी साहब। एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। फैसल चौधरी साहब, ये जो लिस्ट दी इसकी अथेंटिक होने पे अब सवालात उठ रहे हैं कि अब खालिद मज़ारी साहब जैसे कह रहे थे कि यही खालिद मज़ारी जिनका नाम भी शामिल है, लेकिन वो कहते हैं मैंने डी चौक देखा ही नहीं कभी ज़िंदगी में।
मेरा ख्याल में काफी ट्यूटर्ड बयानियां है। ये कहते हैं 100 बंदों को जानते भी हैं। बहरहाल लिस्ट जो भी आनी चाहिए वो ऑथेंटिकेट होके आनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का झोल नहीं होना चाहिए। इस बात पे तो दूसरी राय नहीं हो सकती। अगर बाकी 139 लोगों की लिस्ट है, आई सपोज अगर उसमें 2-4 जो है वो नाम इस तरह के हैं, तो आपको फिर बाकियों के तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बाकी मिसिंग नहीं है, या जब तक उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चलते। 12 बंदों की जो शहादत है क्या वो कम है? एक शख्स की शहादत जो है वो भी पॉलिटिकल जुलूसों में काफी होती है। रोकड़ी साहब, बात तो बड़ी फैसल चौधरी साहब की बड़ी लॉजिक वाली बात है। एक शख्स भी जख्मी हो, इवन उसको जख्मी नहीं होना चाहिए, उसका भी जो है किसी का एक खून का कतरा भी हम सब के लिए तकलीफ का बायस है। ये 12 हो, 2 हो, 6 हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैं ना मलिक साहब बड़ा वक्त गुजार चुका हूँ साथ, और फैसल जो हैं ये नफीस आदमी हैं, और क्योंकि इन्होंने इस फील्ड में, हमारी जो पॉलिटिकल फील्ड थी, इस साइड का भी इनको इल्म है कि कितना झूठ और कितना दज्जालियत मौजूद है। और 10-12 दिन के बाद आपको पता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी है पे यहाँ पे गरीब से गरीब आदमी भी कौम कुंबे वाला है, और उसके अगर घर को फौतगी हो या वो एक दिन के लिए भी मिसिंग हो तो दूसरे दिन उसके घर वाले उसको ढूंढने लग जाते हैं। ये बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा, अल्लाह ताला हमें अपनी अमान में रखे। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं कि ये लोगों के बच्चों को उकसा कर मारने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए, क्योंकि इनके अपने ट्विटर्स के ऊपर ऐसी चीज़ें मौजूद थी कि जिस पर उकसाया गया कि जब तक जाके मरोगे नहीं, मारोगे नहीं, काम नहीं बनेगा। तो उस तमाम काम को आप देखें कि ये क्या था, ये क्या करना चाहते थे, किसको मारने आ रहे थे। तो कैजुअलिटीज जो हुई हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुई होंगी, क्यों, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, लेकिन उन तमाम के जिम्मेदार ये खातून है जो उनको इंसाइट करके लाई। इन रेंजर्स की शहादतों की जिम्मेदार भी वही है। चूंकि खत्म हो गया, दूसरी चीज मैं एक चीज कहूँगा, ये जो आपने भी जी मलिक साहब, एक चीज आपने अभी कहा, ये जो अपने नौजवान को लाए थे खालिद मजारी को, ये सईद मशवानी नामी आदमी है। इसने ट्विटर के ऊपर ये 5 घंटे पहले की इसकी ट्वीट है जो ये कहता है कि मैंने नाम दिया इनको, और इनको मैंने बताने के लिए कि ये कितना फेलियर है, वो कहता है मैंने इनको नाम दिया और एक पटवारी का नाम दिया, यानी उसने कहा कि नून लीग का पक्का आदमी का मैंने नाम दिया, और इन्होंने उसके अंदर नाम डाल के लिस्ट में भी डाल दिया। वली साहब, आपसे फाइनल कमेंट आपसे, हुकूमत को भी चाहिए कि लिस्ट जारी करे कि ये लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं, अगर हुकूमत निगेट करना चाहे। मलिक साहब, मैंने आज आपसे पहले भी शो में ये बात की और आज आपके शो में भी मैंने बात की कि इनके पास मिसिंग पर्सन्स नहीं है। ये जो लोग जेलों में हैं उनको भी मिसिंग कहते हैं, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में उनको भी मिसिंग कहते हैं, और जिन लोगों को मजीद मिसिंग करना चाहते हैं उनको ये बुशरा बीबी की तरह लाकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस, CM हाउस पेशावर में रखते हैं। वो मिसिंग लोग हैं इनफैक्ट जिनको इन्होंने पनाह दी हुई है। मुराद सईद मिसिंग है जो हुकूमत की तरफ से एब्सकॉन्डर है, ये बुशरा बीबी एब्सकॉन्डर हैं, इनकी अपनी पूरी पार्टी एब्सकॉन्डर है। खालिद मजारी ने आज टीवी पर आकर ये बता दिया कि मैं मिसिंग नहीं हूं। वली साहब, फैसल चौधरी साहब, मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद, रोकड़ी साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।